बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and students, Assalamu alaikum. Class 3, your subject is science. Students of class 3, today we are going to start part number 5. So, open your book, page number 43. Page number 43. G. Part number 5. Earth and atmosphere. EARTH. Earth. Earth means zameen. Earth means zameen. And or ATMOSPHERE. Atmosphere. Atmosphere means माहौल या फ़ज़ा. So part 5 is Earth and atmosphere. Unit number 8. WIND. Wind. And AIR. Air. Wind and air. जी स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 1. पहले दिन के काम में हम रीडिंग पेज नंबर 43 और वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे. तो सबसे पहले हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं. अर्थ. अर्थ मीन्स ज़मीन. जैसे आप जानते हैं कि अर्थ यानी ज़मीन एक प्लैनेट है, सैयारा है, जहाँ पर तमाम लिविंग थिंग्स ज़िंदा रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा, पानी, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें मौजूद हैं. एटमॉस्फियर माहौल या फ़ज़ा. हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक ग़िलाफ़ है जिसमें बहुत सी गैसें शामिल हैं और इन गैसों के साथ साथ आबी बुहारात भी मौजूद हैं. ये सब चीज़ें हमारी फ़ज़ा का हिस्सा हैं. आज हमने यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है विंड एंड एयर. अब विंड का मतलब भी हवा है और एयर का मतलब भी हवा है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम आज पहले समझेंगे. विंड is
द मूवमेंट ऑफ द एयर, यानी चलती हुई हवा विंड कहलाती है। एयर हवा फ़ज़ा में मौजूद गैसों का मजमुआ है। अब ये एयर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो एयर है इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी गैसें मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम गैस हमारे लिए क्या है? ऑक्सीजन है, क्योंकि वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, हवा की कोई फ़्लो या स्पीड नहीं होती, ये एयर की बात कर रही हूँ, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और दूसरी गैसें शामिल हैं। इसकी कोई स्पीड या फ़्लो नहीं होता, ये हर वक्त हर जगह मौजूद होती है। लेकिन यही एयर यानी हवा फ़ज़ा में ख़ास प्रेशर या दबाव की वजह से जब ख़ास समत की तरफ चलने लगती है, मूव करने लगती है, तो उसे विंड कहते हैं। यानी विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ द एयर। अब आपको विंड और एयर का डिफरेंस पता चल गया होगा। मैं फिर बता रही हूँ आपको। एयर हवा फ़ज़ा में मौजूद गैसों का मजमुआ है और विंड चलती हुई हवा है। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 43 पर तवज्जो से मेरे साथ रीडिंग करेंगे और जो वर्ड मैं पढ़ूंगी आपने उस वर्ड पर फिंगर रखनी है, क्योंकि जब आप तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपने इसी यूनिट में से MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक क्रॉस खुद से बनाने की कोशिश करनी है और फिर अपने किसी बड़े बहन भाई को या मदर को चेक करवाना है। तो आपने कोशिश ज़रूर करनी है। इसलिए रीडिंग जब आप तवज्जो से करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इसमें से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों का पता चलेगा जिससे आप MCQs या ब्लैंक्स को बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। जी, अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड us, although we never see it, we also cannot smell or taste it. हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, अगरचे हम उसे देख नहीं सकते। हम में से कोई भी हवा को देख नहीं सकता, लेकिन वो हमें महसूस होती है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं। अगर पंखा चल रहा है, चाहे वो सीलिंग फ़ैन है या पेडिस्टल फ़ैन है, तो आप अपना हाथ जब वो चल रहा होता है तो उसके सामने आप अपना हाथ रखें। अब ये नहीं कि आप अपना हाथ जो है वो पंखे में ही रख दें, ऐसा नहीं करना। आपने दूर से, फासले से आपने चलते हुए पंखे के सामने अपना हाथ रखना है। अब आप देखेंगे कि हवा आप अपने हाथ पे महसूस करेंगे। अगरचे हवा की
कोई स्मेल नहीं होती, कोई खुशबू या बदबू नहीं होती, और ना ही उसका कोई जायका होता है। बेरंग होती है वो, उसका कोई जायका नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि हवा मीठी है, कड़वी है या तुर्श है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। और स्मेल यानी कोई खुशबू या बदबू नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम किसी जगह से गुज़रते हैं तो वहाँ से अगर अच्छी खुशबू आ रही है या गंदी या बुरी खुशबू आ रही है तो वो किस चीज़ की है? वो हवा की नहीं होती। जाहिर है अगर आप किसी ऐसी जगह से गुज़रेंगे जहाँ कूड़ा करकट पड़ा है तो उस कूड़े की स्मेल हवा में शामिल हो जाएगी और वो आपको वही स्मेल महसूस होगी। और अगर आप किसी पार्क में जाएंगे और वहाँ पर बहुत से फूल हैं तो उन फूलों की खुशबू फ़ज़ा में शामिल हो जाती है, तो हम उस खुशबू को महसूस करते हैं। वो हकीकत में हवा की खुशबू या बदबू नहीं होती, बल्कि अगर बुरी स्मेल है तो वो कूड़ा करकट वगैरह की होगी, और अगर अच्छी है तो वो फूलों की होगी जो फ़ज़ा में शामिल हो जाती है। लेकिन हवा का अपना ना कोई जायका है, ना रंग है, ना वो हमें दिखाई देती है, हम सिर्फ उसे महसूस करते हैं। What is air made of? अब यहाँ वो पूछ रहे हैं कि हवा कैसे बनी है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किन चीज़ों का मुरक्कब है। The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. The atmosphere is full of gases. अब वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा की एक तह मौजूद है, एक लेयर है, एक गिलाफ है जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है। और यही वो गिलाफ, यही हवा की तह फ़ज़ा कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। और फ़ज़ा मुख्तलिफ़ गैसों से भरी हुई है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज गैसेस इज़ ऑक्सीजन, विदाउट विच नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव। हमारे लिए सबसे अहम गैस ऑक्सीजन है। वैसे तो बहुत सी गैसें शामिल हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसें और इनके अलावा भी और गैसें फ़ज़ा में मौजूद हैं, हवा में मौजूद हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे अहम है वो है ऑक्सीजन। अगर हवा से ऑक्सीजन गैस बहुत कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हों, इंसान हों, चाहे वो एनिमल्स हों, जानवर हों, और चाहे वो इंसेक्ट्स हों, प्लांट्स हों, कुछ भी हों, ये सब लिविंग थिंग्स हैं, तो ये कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदर गैसेस सच एज नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड as well as water vapor are also present in the air. दूसरी गैसें
जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात भी हवा में शामिल हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम माउंटेन्स आर ओवर 8,000 meters high. There is very little air at that height. अब आपने पहाड़ देखे होंगे, माउंटेन्स पहाड़ों को कहती हैं। अब पहाड़ इतने बुलंद होते हैं, वो 8,000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद होते हैं। इनकी बुलंदी बहुत ज़्यादा होती है और क्योंकि ये बुलंदी पर होने की वजह से यहाँ पर हवा का दबाव कम हो जाता है या नहीं होता, लेकिन बहुत कम हो जाता है। यहाँ हवा बहुत कम होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है। लेकिन माउंटेन्स पर आप अक्सर टीवी पर देखा होगा कि क्लाइंबर्स सर करते हैं, पहाड़ों की चोटियाँ वगैरह सर करते हैं। तो अब वो ज़ाहिर है उन्होंने जब पहाड़ों पर चढ़ना है तो उन्हें तो ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो इतनी बुलंदी पर, इतने बुलंद और बाला पहाड़ों पर सांस कैसे लेंगे। तो वो क्या करते हैं इसके लिए, क्लाइंबर्स ऑफन हैव टू कैरी ऑक्सीजन विद देम। क्लाइंबर्स कहते हैं कोहपेमा को, यानी पहाड़ों पर चढ़ने वाला कोहपेमा। कोहपेमा अक्सर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। आपने देखा होगा उनकी जो किट होती है उसमें उनके पास सिलेंडर होते हैं और उन सिलेंडर में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है जो उन्हें सांस लेने में मदद देती है। स्पेस, खला। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर नियर द सरफेस of the earth. As we go higher and higher above the earth, the air becomes thinner. अब यहाँ फिर वो बता रहे हैं कि ज़मीन की सतह के करीब यानी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा मौजूद है, बहुत ज़्यादा हवा मौजूद है, कसीर तादाद में हवा मौजूद है। लेकिन जैसे ही हम बुलंदी पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, जो ज़मीन से ऊपर की तरफ हम बुलंदी पर जाते हैं, तो वहाँ पर हवा वज़न में हल्की हो जाती है, हवा का दबाव कम होता जाता है। After about 600 kilometers, there is no air at all. यानी ज़मीन से हम तकरीबन 600 किलोमीटर ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं, बुलंदी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हवा मौजूद नहीं है, हवा का वजूद नहीं है, ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद नहीं है। दिस पार्ट दैट इज़ आउटसाइड द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड स्पेस। फ़ज़ा का ये हिस्सा क्या कहलाता है, खला कहलाता है। जैसे ही ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो जाती है और ये हिस्सा एटमॉस्फेयर से हटकर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इस माहौल से, इस फ़ज़ा से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, बुलंदी पर जाते हैं,
जहाँ ऑक्सीजन का वजूद नहीं है तो वो कौन सा हिस्सा शुरू हो जाता है? स्पेस, यानी खला शुरू हो जाती है। डू यू रिमेंबर द स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैफिक एंड फैक्ट्रीज इज़ पॉइजनस एंड pollutes the atmosphere? आपको याद होगा, आपने पोल्यूशन में पढ़ा भी था, ये सब 2 क्लास में भी पढ़ा था कि कारखानों और ट्रैफिक से पैदा होने वाला धुआं जहरीला और फ़ज़ा को आलूदा करता है, क्योंकि ये फ़ज़ा में ये ज़रात शामिल हो जाते हैं। जब फ़ज़ा में शामिल हो जाते हैं तो हवा के ज़रिए जब हम सांस लेते हैं तो वो ज़रात, वो आलूदगी वो हमारे सांस के साथ हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। डर्टी एयर गेट्स इनटू आवर लंग्स एंड मेक्स अस इल। डर्टी एयर, आलूदा हवा, जिनमें ये ट्रैफिक का धुआं या फ़ज़ाई आलूदगी जिसे हम कहते हैं, जब वो फ़ज़ा आलूदा हो जाती है, हर किस्म का धुआं उसमें शामिल हो जाता है, तो वो हमारे लिए ख़तरनाक होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है और फिर हम बीमार हो जाते हैं। ये डर्टी एयर, पोल्यूट एयर हमें बीमार कर देती है, हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, खांसी होने लगती है, मुख्तलिफ़ बीमारियां इससे जन्म लेती हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी पेज नंबर 43 की रीडिंग मुकम्मल होती है। अब हम वर्ड्स मीनिंग्स कंप्लीट करेंगे। नाउ वी विल राइट वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ यूनिट नंबर 8। द फर्स्ट वर्ड इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा। नंबर 2 गेल, GALE, गेल। गेल मीन्स आंधी, बहुत तेज़ हवा होती है जो अपने साथ चीज़ों को उड़ा के ले जाती है। मिट्टी शामिल होती है फ़ज़ा में, और वो क्या है? गेल, आंधी। नंबर 3 इज़ सरफेस, सतह। सतह। नेक्स्ट वर्ड वेपर्स, बुखारात। बुखारात। नेक्स्ट वर्ड इज सर्वाइव, कायम रहना या जिंदा रहना भी हो सकता है। कायम रहना। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्रेस। कंप्रेस मीन दबाना। नेक्स्ट वर्ड इज विंड। विंड
चलती हुई हवा, चलती हुई हवा। स्पेस, खला, स्पेस, खला। मैं वर्ड्स मीनिंग्स एक बार फिर पढ़ती हूँ, आप और से तवज्जो से इसे सुन लें और इसे याद भी करना है आपने। एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा, गेल, आंधी। सरफेस, सतह। वेपर्स, बुखारात। सरवाइव, कायम रहना या ज़िंदा रहना। कंप्रेस, दबाना। विंड, चलती हुई हवा। स्पेस, खला। जी स्टूडेंट्स, हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल होता है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 2। अब हम दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे और दूसरे दिन के काम में हम रीडिंग पेज नंबर 44 एंड 45 मुकम्मल करेंगे और इसके साथ हम बुक वर्क भी मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44। What causes wind? Wind हवा को कहते हैं। Causes वजूहात, यानी हवा चलने की वजूहात क्या होती हैं। The sun warms the air around the earth. The warm air rises because it is lighter लिखा है। It is lighter than cold air, यानी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद हवा को सूरज की रोशनी गर्म करती है और गर्म हवा वज़न में हल्की होती है। किस हवा से हल्की होती है? सर्द हवा से। बिकॉज इट इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, यानी हवा जब गर्म होकर सूरज की रोशनी की वजह से जब वो गर्म होती है तो वज़न में हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ उठती है और जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो उसकी जगह खाली हो जाती है। When warm air rises, its place is taken by cold air. जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो जैसे मैंने आपको बताया
कि वो जगह खाली हो जाती है, उस जगह को पुर करने के लिए सर्द हवा उसकी जगह ले लेती है। दिस हैपन्स ऑल ओवर द अर्थ। तमाम ज़मीन पर इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है, ये दायरा चलता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है। यानी हवा गर्म होती है, ऊपर को उठती है। जब वो ऊपर उठती है तो वो जगह खाली हो जाती है। उस खला को पुर करने के लिए इर्द गिर्द की सर्द हवा, ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। इसी तरह से फिर वो हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है और फिर सर्द हवा उसकी जगह ले लेती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ये सर्कल चलता रहता है। When this happens, winds begin to blow। जब इस तरह होता है तो हवा चलने लगती है। When the wind is light and gentle, it is called a breeze। जब हवा हल्की और आहिस्ता चलती है तो ये ब्रीज़ कहलाती है। यानी हवा का झोंका महसूस आप करते हैं, हवा चल रही होती है, हम महसूस करते हैं, चाहे वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हवा एक गैस है और गैसों की कोई शक्ल, कोई शेप, टेस्ट, स्मेल नहीं होती। हम सिर्फ उन्हें फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो इसी तरह जब हवा चलती है तो आहिस्ता और नरमी से चलने वाली हवा ब्रीज़ कहलाती है। अब हवा को आप किस तरह से महसूस कर सकते हैं? अगर पेडिस्टल फ़ैन चल रहा हो या सीलिंग फ़ैन चल रहा हो तो आप अपना हाथ उसके सामने करें, लेकिन फासले से करना है, आपने बिल्कुल उसको करीब नहीं ले जाकर करना। आप फासले से हाथ पर हवा को महसूस करेंगे। आपको वो दिखाई तो नहीं दे रही, नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको महसूस होगा कि हवा चल रही है। When the wind blows very strongly, strongly means बहुत तेज़ी से, it is called a gale। gale means आंधी। जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो वो गेल कहलाती है, आंधी कहलाती है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात इतनी तेज़ हवा चलती है, उसकी रफ़्तार, उसकी स्पीड इस कदर तेज़ होती है कि वो दरख्त भी उखाड़ देती है। तो वो इतनी तेज़ी से चलने वाली हवा को हम गेल कहते हैं। और अगर हॉट एयर, गर्म हवा ऊपर की तरफ कैसे उठती है तो आप उसकी एग्ज़ाम्पल ये भी देख सकते हैं। आप सब ने हॉट एयर बैलून देखा होगा। बड़ा सा बैलून होता है, गुब्बारा होता है, और बहुत पहले ज़माने में उसके ज़रिए लोग सफ़र भी करते थे। अब वो बैलून कैसे फ़ज़ा में उड़ता है, उसका आपने देखा होगा, नीचे साइलेंडर के ज़रिए उसमें आग जल रही होती है, तो उस फ्लेम के जलने की वजह से जो उस बैलून के अंदर हवा मौजूद होती है वो गर्म हो जाती है, और बैलून के बाहर वाली हवा क्योंकि सर्द होती है और वो उसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं और वो वज़नी होती है, तो बैलून के अंदर मौजूद हवा
हल्की होने की वजह से वो बैलून ऊपर की तरफ उठता है और इस तरह से वो फ़ज़ा में सफ़र करता है, ट्रैवल करता है। आपकी बुक में यहाँ पिक्चर दी गई है। सबसे पहले आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है ऑरेंज और येलो कलर में। ये क्या है? सन है। द सन वार्म्स द एयर। सूरज हवा को गर्म करता है। अब सूरज ज़मीन से फासले पर है, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी इतनी तेज़ है कि हम ज़मीन पर उसकी हीट महसूस करते हैं। तो ये सूरज की रोशनी, ये सूरज हवा को गर्म करता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर एरो साइन है, वो आपको हवा दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ये हवा गर्म हो गई तो ऊपर की तरफ उठने लगी है। वार्म एयर राइजेस, गर्म हवा ऊपर उठती है। फिर अगर आप साइड में देखें तो एरो साइन नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें, कोल्ड एयर सिंक्स, सर्द हवा उस गर्म हवा की ऊपर उठने की वजह से खाली जगह को पुर कर रही है। वो उस जगह पर सर्द हवा ने उसकी जगह ले ली है। विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ द एयर। चलती हवा विंड कहलाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और पैराग्राफ की हेडिंग है कंप्रेस्ड एयर, हवा को दबाना। अब हवा क्योंकि सख्त नहीं है, एक गैस है और गैस की कोई शेप नहीं होती। आप उसे किसी भी शेप में ला सकते हैं। किस तरह से? अगर बॉल है या टायर है तो आप उसमें जब हवा भरेंगे तो उसकी शक्ल वैसी ही वो शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो अब ये हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हवा थोड़ी जगह पर भी अपनी जगह बना लेती है। हम उसे थोड़ी जगह पर भी भर सकते हैं। आपने जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ देखे होंगे, गाड़ियाँ देखी हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह, ये सब व्हील्स के ज़रिए चलते हैं, पहियों के ज़रिए चलते हैं। अब इन व्हील्स में, इनके टायर्स में क्या होती है? हवा होती है और वो हवा की वजह से ही खड़े होते हैं या स्मूथली चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही टायर पंक्चर हो जाता है, यानी उसमें से हवा निकल जाती है, तो वो गाड़ियाँ या बाइक्स वगैरह चल नहीं सकती या खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें हवा, टायर में हवा नहीं होती। अब वो टायर कितनी छोटी सी एक चीज़ है और उसमें हवा भर के उसको एक मुकम्मल पहिए की शक्ल दे दी जाती है। यानी उसमें इतनी गुंजाइश होती है कि हवा आसानी से भरी जा सकती है, लेकिन वो भी एक लिमिट में भरी जाती है। टू कंप्रेस मीन्स टू स्क्वीज़ टुगेदर। दबाने का मतलब है किसी चीज़ को आपस में निचोड़ना। जैसे आप टॉवल को निचोड़ते हैं तो उसमें से सब पानी खुश्क हो जाता है, पानी उसमें से ख़त्म हो जाता है। या आप लेमन को स्क्वीज़ करते हैं, निचोड़ते हैं, तो अपने हाथ की उंगलियों में उसे पकड़ते हैं और आप उंगलियों को दबाते हैं, उस पर ज़ोर लगाते हैं लेमन पर और लेमन को निचोड़ते हैं। तो स्क्वीज़ का मतलब होता है निचोड़ना। एयर कैन बी
squeezed into small space, हवा को थोड़ी जगह में भी भरा जा सकता है। When we blow up a balloon, we are forcing air into it. जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा को हम फोर्स कर रहे होते हैं, हम ज़ोर लगा रहे होते हैं गुब्बारे में भरने के लिए। We are compressing a lot of air into a small space. हम थोड़ी जगह में बहुत ज़्यादा हवा को भर सकते हैं। Have you ever wondered why a balloon bursts? आप ये देखकर हैरान होते होंगे कि गुब्बारा फटता क्यों नहीं है। आप बहुत देखते होंगे कि जब हम गुब्बारे में बैलून में हवा भरते हैं तो हवा भरने की वजह से वो गुब्बारा फटता नहीं है और एक आसानी से उसमें हवा भी भरी जा सकती है, इसलिए कि गुब्बारे की दीवारें, जो गुब्बारे की शेप है वो बहुत सॉफ्ट सी है, इजीली उसमें हवा आप भर सकते हैं। अगर आप किसी सॉलिड चीज़ में हवा भरने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसी चीज़ जो मेटल से बनी हुई है या वुड से बनी हुई है, तो उसमें कभी भी हवा नहीं भरी जा सकती, क्योंकि उसकी वॉल इतनी हार्ड होती हैं, इतनी सख्त होती हैं कि वो आसानी से हवा उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो बैलून ऐसी चीज़ है कि आप जब उसमें हवा भरते हैं तो वो आसानी से एक्सपेंड करता है, फैलता जाता है। लेकिन अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा हवा भर देंगे, जो उसकी गुंजाइश से ज़्यादा होगी, तो फिर वो गुब्बारा फट जाएगा। This happens because too much air was squeezed into a very small area. वही बात यहाँ की जा रही है कि ये सब क्यों होता है, इसलिए यानी गुब्बारा क्यों आपको फूला हुआ दिखाई देता है, इसलिए कि एक थोड़ी जगह में, बहुत कम जगह में आप हवा को भर सकते हैं। As the boy blows into the balloon, the air is squeezed inside and the balloon expands. जैसे कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, एक बॉय है, एक लड़का है, बच्चा है जो बैलून में, गुब्बारे में हवा भर रहा है, और जैसे ही उसने गुब्बारे में हवा भरी है तो गुब्बारा क्या हो गया है, फैल गया है, उसका साइज़ बड़ा हो गया है, क्योंकि उसमें इतनी गुंजाइश थी कि हवा आसानी से उसमें दाखिल हो सकती है। नेक्स्ट पेज नंबर 45, पेज नंबर 45। Compressed air is useful. हवा को दबाना मुफीद होता है, कारआमद होता है। किस तरह से होता है, यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और आपको दिखाया गया है कि ये किन तरीक़ों से आप इन पिक्चर्स को अपनी असली हालत में ला सकते हैं। ये किस तरह से आ सकते हैं। अगर बैलून आप देखें, हवा भरने से पहले बैलून का साइज़ कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं या गैस को फिल करते हैं तो बैलून आपके सामने एक राउंड शेप में, या जिस शेप में बैलून होगा वो आपके सामने एक ख़ास शक्ल में मौजूद होगा।
और उसकी वो शेप कैसे चेंज हुई, उस हवा की वजह से या उस गैस की वजह से जो गुब्बारे में भरी जाती है। कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच वी यूज़ compressed air? The pictures below will give you some idea. आप सोच सकते हैं कि हवा को किन तरीक़ों से दबाया जा सकता है, उसको भरा जा सकता है, वो कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम हवा को दबा सकते हैं। आपको तस्वीर दी गई हैं, इनमें बैलून है, टायर, फुटबॉल, बोट, ये सब वो चीज़ें हैं जिनमें हवा भरी गई है। तो स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पेज नंबर 45 में दी गई एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बी पार्ट में है मार्क, टिक और क्रॉस। आपको यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस को देखना है। अगर वो करेक्ट हैं, सही हैं, तो हम टिक करेंगे, और अगर वो सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है, तो हम उसे क्रॉस करेंगे। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक गैस का नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड is the most important gas present in the air. अब आप सोचें कि हवा में मौजूद सबसे अहम गैस कौन सी है। रीडिंग में हमने पढ़ा था, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, तो हम क्रॉस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग। नंबर 2, देयर इज नो एयर इन स्पेस। स्पेस क्या है? खला। तो क्या स्पेस में, खला में हवा मौजूद है? There is no air in space. खला में हवा मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, तो हम इसे क्या करेंगे? टिक करेंगे। नंबर 3, वार्म एयर इज heavier than cold air. गर्म हवा सर्द हवा से वज़नी होती है। क्या वार्म एयर हैवियर है, वज़नी है? नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्रॉस, हम इसे क्रॉस करेंगे। नंबर 4, compressed air is present in our tire. टायर में हवा, टायर में भरी जाने वाली हवा कंप्रेस्ड एयर, यानी हवा को हम दबाते हैं और फिर हम टायर में हवा को फिल करते हैं। तो क्या ये बात सही है? यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। So mark our tick next to the sentence.
Number 5, there is more air higher up in the atmosphere. यानी फ़ज़ा से ऊपर बुलंदी की तरफ अगर आप जाएंगे तो क्या वहाँ बहुत ज़्यादा हवा मौजूद है? सोचें। नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, सो मार्क अ क्रॉस नेक्स्ट टू द सेंटेंस। आपने सेंटेंस के सामने क्रॉस करना है। Number 6, wind is moving air. चलती हवा wind कहलाती है। Yes, mark a tick next to the sentence. जी स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग और बुक वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे यूनिट नंबर 8 के। यूनिट नंबर 8 के डिक्टेशन वर्ड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ एटमॉस्फेयर। नंबर 1, AT MOS PH ERE, atmosphere. Number 2 is oxygen. O XYGEN, oxygen. Number 3 is nitrogen. NITROGEN, nitrogen. Number 4 is SPACE, space. Space. Number 5 is WATER, water. VAPOURS, vapors. Water, vapors. Number 6 is BREEZE, breeze. Breeze. Number 7 is compressed. COMPRESSED, compressed. Number 8 is strongly. Strong कहते हैं ना, मजबूत, strong, strongly. STRONGLY,
GLY, strongly. Number 9, WIND, wind, wind. Number 10 is EX, PAND, expand, expand. स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड डे का काम यानी दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। Now we will start our work for day 3. अब हम तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन के काम में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू थिंक astronauts breathe in space? आप सोचते होंगे कि खलानवर्द खला में सांस कैसे लेते हैं। एस्ट्रोनॉट्स खलानवर्द को कहते हैं, खला में जाने वाले इंसान को कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स, खलानवर्द। ब्रीथ, सांस लेना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप सोचते होंगे कि एस्ट्रोनॉट्स खलानवर्द खला में कैसे सांस लेते हैं। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 is astronauts have to carry oxygen with them to breathe in space. Question number 2 is, what is breeze? Breeze क्या है? हवा का झोंका क्या है? The answer of question number 2 is, when the wind is light and gentle, it is called a breeze. When the wind is light and gentle, it is called a breeze. Next, question number 3. We cannot see, taste or smell air, but we can feel it. Explain how.
इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप वजाहत करें कि हम हवा को देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस करते हैं। तो कैसे महसूस करते हैं? क्या वजह है कि हम हवा को महसूस करते हैं? The answer of question number 3 is we cannot taste or smell air, but when we pull or push our hand through the air, we can feel it. So, it exists. Exist के स्पेलिंग में बोल रही हूँ, EXISTS, exists. स्टूडेंट्स, हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल होता है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 4, यानी अब हम चौथे दिन का काम शुरू करेंगे। चौथे दिन के काम में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ एयर मेड ऑफ? The answer of this question is air is made of many gases such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide, as well as water vapors. अब मैं स्टूडेंट्स जिन गैसेस के मैंने नाम लिए हैं उनके स्पेलिंग बोलूँगी, आप तवज्जो से सुनेंगे और उसे लिखेंगे। फिर मैं इसका आंसर रिपीट करूँगी। ऑक्सीजन OXYGEN, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन NITROGEN, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड CARBON, कार्बन। DIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर्स
R water, V A P O U R S vapors, water vapors। मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, आप इसे तवज्जो से सुने और फिर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज एयर मेड ऑफ? आंसर, एयर इज मेड ऑफ many gases such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide, as well as water vapors। G, next question, question number 5, what is gale? The answer of this question is when the wind blows very strongly, S T R O N G L Y, strongly। It is called a gale, G A L E, gale। मैं रिपीट कर रही हूँ, what is gale? When the wind blows very strongly, it is called a gale। G, next question is question number 6, what do we call air which has been squeezed? The answer of question number 6 is the air which has been squeezed into a small space is called the compressed air। कंप्रेस्ड के मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, आप तवज्जो से सुने और उसे लिखें। COMPRESSED, कंप्रेस्ड। स्क्वीज्ड के स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। SQUEEZED, इसे हम Z भी कहेंगे और Z भी, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं आप। स्क्वीज्ड।
the air which has been squeezed into a small space is called the compressed air. स्टूडेंट्स, हमारा चौथे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। Now we will start work for day 5. 5वें दिन का काम हम शुरू करेंगे। 5वें दिन के काम में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज compare the difference between space and atmosphere। यानी हमने एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा या माहौल, और स्पेस यानी खला, इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े करना है कि फ़ज़ा में और खला में क्या फ़र्क है, कौन सी वजूहात हैं जो इन दोनों में फ़र्क करती हैं। सबसे पहले यहाँ कॉलम है और उसमें लिखा है एटमॉस्फेयर, फर्स्ट कॉलम है, और सेकंड में लिखा है स्पेस। स्पेस मीन्स खला। अब इनका डिफरेंस हमने पढ़ना है। नंबर 1 एटमॉस्फेयर, नंबर 1 द अर्थ इज सराउंडेड by a layer of air is called atmosphere। आपने रीडिंग में भी पढ़ा था कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ गैसों का ग़िलाफ़ है और उनमें आबी बुखारात भी मौजूद हैं। तो फ़ज़ा में हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ गैसों का हवा की एक लेयर मौजूद है, तह मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द हवा है माहौल में, फ़ज़ा में। नंबर 2 द एटमॉस्फेयर इज़ फुल ऑफ गैसेस। यानी फ़ज़ा में मुख्तलिफ़ गैसें मौजूद हैं। ये हमारा एटमॉस्फेयर का डिफरेंस है। अब हमने इसका डिफरेंस किससे करना है, फ़र्क किससे वाज़े करना है, स्पेस से, खला से। नंबर 1 इज़ द पार्ट दैट इज़ आउटसाइड of atmosphere is called space। यानी ज़मीन का वो हिस्सा जो फ़ज़ा से बाहर निकल जाता है, उसकी हद से बाहर निकल जाता है ऊपर की तरफ, जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो उस एरिया को, उस जगह को हम कहते हैं स्पेस। नंबर 2 देयर इज़ नो एयर और गैस इन स्पेस।
यानी खला में हवा या गैस मौजूद नहीं है। जिस तरह फ़ज़ा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरी बहुत सी गैसें और आबी बुखारात शामिल हैं, लेकिन स्पेस यानी खला में इन सब चीज़ों का वजूद नहीं है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अब मैं डिफरेंस स्टेप बाय स्टेप पढ़ूँगी कि एटमॉस्फेयर और स्पेस इन दोनों का पढ़ूँगी। आप देख लीजिएगा। नंबर 1 एटमॉस्फेयर का हम पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर of air is called atmosphere। और स्पेस में नंबर 1 है the part that is outside of atmosphere is called space। ये इन दोनों का डिफरेंस है। नंबर 2 एटमॉस्फेयर का हम पढ़ेंगे। द एटमॉस्फेयर इज़ फुल ऑफ गैसेस। और स्पेस में क्या डिफरेंस है इसका? नंबर 2 देयर इज़ नो एयर और गैस इन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम MCQs करेंगे। मैं सेंटेंस पढ़ूंगी और सेंटेंस के साथ 3 ऑप्शंस बोलूंगी। आपने सोचना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। आप पेंसिल अपने पास रखें और जैसे ही मैं कहूँगी नंबर 1 सेंटेंस बोलूँगी, आप मेरे साथ लिखिएगा। और जब मैं कहूँगी ऑप्शन ए, तो इसका मतलब है आप उस सेंटेंस की ऑप्शंस लिखना शुरू करेंगे। जी स्टूडेंट्स रेडी हैं? नंबर 1 the most important gas present in air is। ये सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस मैंने बोला। अब मैं इस सेंटेंस की ऑप्शंस बोल रही हूँ, वो आप लिखेंगे। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड। इनके स्पेलिंग मैंने पहले पढ़े भी थे। आप अपने पास बुक भी रखें और आप उस बुक से हेल्प भी ले सकते हैं स्पेलिंग्स लिखने में। जी करेक्ट ऑप्शन, हवा में सबसे अहम गैस कौन सी मौजूद है? सोचें। जी ऑप्शन बी ऑक्सीजन। आपने बी को सर्कल करना है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर 1 है, तो नंबर 1 में यहाँ मैंने आपको सेंटेंस बता दिया। जब आपने सेंटेंस लिख लिया यहाँ, तो यहाँ पर है ए, बी और सी। इस तरह से ऑप्शंस दी होंगी। जो करेक्ट ऑप्शन होंगे, जैसे मैंने सेंटेंस नंबर 1 जब बोला पढ़ा तो उनकी ऑप्शंस मैंने बोली। अब करेक्ट ऑप्शन इसकी क्या है? बी ऑक्सीजन। तो आपने बी को क्या कर देना है? सर्कल कर देना है।
दायरा लगा देना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ मैंने आपकी ऑप्शंस बता दी हैं, वो आपने लिखनी है और जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसे आपने सर्कल करना है, दायरा लगाना है। नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2, सम माउंटेन्स आर ओवर डैश मीटर हाई। ऑप्शन ए 8,000 मीटर्स। अब 8,000 को आपने कैसे लिखना है, 8 फिगर में लिखना है, नंबर जैसे हम लिखते हैं वैसे ही 8 0 0 0, यानी 8 लिखने के बाद आपने उसके साथ 3 सिफर लिखने हैं। मैं बोर्ड पर आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे लिखना है। इस तरह से 8,000 आपने ऐसे लिखना है, इस तरह से 8 0 0 0, इसे हम पढ़ते हैं 8,000। तो आपने इस तरह से ये लिखना है। ऑप्शन ए 8,000 मीटर्स, ऑप्शन बी 1,000 मीटर्स। अब 1,000 आप लिखेंगे तो 1 लिखकर उसके साथ 3 0 लिख देंगे तो वो 1,000 पढ़ा जाएगा। ऑप्शन सी 5,000 मीटर्स। 5,000 में भी आप 5 लिखेंगे और उसके साथ 3 0 लगा देंगे, वो 5,000 पढ़ा जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑप्शन ए 8,000 मीटर्स, बी 1,000 मीटर्स, सी 5,000 मीटर्स। जी, करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेंटेंस नंबर 2 is option A 8,000 meters। A को आप सर्कल करेंगे, दायरा लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 3, climbers carry dash with them। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन। The correct option of number 3 is C, ऑक्सीजन। आपने C को सर्कल करना है, दायरा लगाना है। सेंटेंस नंबर 4, dirty air gets into our dash and make us ill। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी
lungs. Option C, heart. मैं स्पेलिंग भी बोल देती हूँ, आप लिख लें। ऑप्शन ए मैंने बोला किडनी, KIDNY. ऑप्शन बी पढ़ा लंग्स, LUNGS, लंग्स। ऑप्शन सी मैंने पढ़ा हार्ट, HEART, हार्ट। अब आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और फिर उसे सर्कल करना है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बी, लंग्स, बी को आपने सर्कल करना है। नंबर 5, when the wind is light and gentle, it is called a, option A, breeze, BREEZE, breeze. ऑप्शन बी gale, GALE, gale. Option C is air, AIR, air. The correct option is option A, breeze. जी स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 8 मुकम्मल हो गया है। आपसे मैंने कहा था कि आपने MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक क्रॉस खुद से बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप रीडिंग तवज्जो से करेंगे। तो आपने रीडिंग तवज्जो से करने के बाद इनमें से फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक क्रॉस ये खुद से बनाने की कोशिश करनी है और किसी भी बड़े बहन भाई या अपनी मामा को चेक करवाना है। फिर जब आप इंशाल्लाह स्कूल आएंगे तो टीचर आपका काम चेक करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।